हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 30 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको कवर कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS1 से कि चेन्नई की एक प्रोफेसर है, उनको मैथमेटिक्स पैनल का हेड बनाया गया है। द कमिटी फॉर वुमेन इन मैथमेटिक्स, इनकी जो कमिटी है वुमेन के लिए मैथमेटिक्स में, जो कि पार्ट है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन का, अनाउंस्ड ऑन इट्स वेबसाइट दैट द एशिया ओशेनिया वुमेन इन मैथमेटिक्स, यानी कि एशिया क्षेत्र में और जो ओशेनिया क्षेत्र है, जो यानी कि पैसिफिक ओशन का थोड़ा बहुत क्षेत्र लगता है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन लगता है, तो एशिया ओशेनिया वुमेन इन मैथमेटिक्स में द कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन मैथमेटिशियंस, ये एक कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, महाद्वीपीय एक संस्था है महिलाओं के लिए, जो महिला मैथमेटिशियंस हैं उनके लिए, हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय एन ऑनलाइन मीटिंग ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को ये कहा गया था। विद ओवर 200 फाउंडिंग मेंबर्स फ्रॉम इट्स कंटिजेंट्स, द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट सनोली गन, अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। तो जो द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है चेन्नई का, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट है मैथमेटिक्स का, और उनकी एक प्रोफेसर है सोनोली गन, तो इनको लगाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है इस कमेटी का। देर आर 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, एक तो है मेलिसा टेसी, ये ऑकलैंड यूनिवर्सिटी से हैं यानी कि न्यूजीलैंड से, और एक है पॉली सी, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस, दिल्लीमन से यानी कि फिलीपींस से हैं। एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स इंक्लूडिंग विमेन मैथमेटिशियंस कहाँ कहाँ से हैं? कोरिया से हैं, इंडोनेशिया, जापान, चाइना, कजाकिस्तान और ईरान। तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन इज़ द बॉडी दैट अवार्ड्स द फील्ड्स मेडल। अब देखिए, ये बॉडी वो है जो फील्ड मेडल देती है, और जो फील्ड्स मेडल है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में हाईएस्ट ऑनर है, यानी कि मैथमेटिक्स में जो भी PhDs करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड है वो यही है। द गोल ऑफ कमिटी इज़ 3-fold। इस कमेटी के जो गोल हैं वो तीन हैं कि उनको 3 चीज़ें अचीव करनी है। एक तो फैसिलिटेट करना है एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका एक्सचेंज होना चाहिए बिटवीन ऑल द मेंबर कंट्रीज़, सभी देशों में। एंड इम्प्रूव द नंबर ऑफ विमेन मैथमेटिशियंस, जो महिलाएं हैं उनकी संख्या को बढ़ाना है, विमेन मैथमेटिशियंस को, वर्किंग ऑन देयर PhDs इन मैथ्स एंड द मैथमेटिकल साइंसेज। नेक्स्ट आता है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम नाउ इन टूरिज्म कैलेंडर। तो जो एनुअल यानी कि जो वार्षिक ब्रह्मोत्सवम शेड्यूल होता है लॉर्ड वेंकटेश्वर का मंदिर में, जो कि तिरुमाला हिल्स में है, इज़ नाउ अवेलेबल इन द नेशनल टूरिज्म कैलेंडर विद द यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री वर्किंग टूवर्ड्स गेटिंग इट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेशल इवेंट्स ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंस। तो ये जो मंदिर है, तिरुमाला का जो मंदिर है, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस प्रोग्राम को टूरिज्म मिनिस्ट्री के कैलेंडर में, जिससे कि जो साल में एक बार ये प्रोग्राम होता है, इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, द एनुअल फेस्टिवल एट द श्रीकालाहस्तीश्वरा स्वामी टेम्पल इन श्रीकालाहस्ती टाउन हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द कैलेंडर। तो ये इस वाले जो एनुअल फेस्टिवल है जो इस मंदिर में, स्वामी टेम्पल में, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है, कैबिनेट ने जो PM श्री स्कीम है उसको आखिरकार अप्रूव कर ही दिया था। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री स्कीम को, जिससे कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको मॉडल स्कूल्स में कन्वर्ट किया जा सके, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट की जा सके। द स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, जिसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है 27,360 करोड़ रुपये है। इसमें सेंटर का शेयर 18,128 करोड़ रहेगा, और बाकी जो बचा हुआ शेयर है वो राज्य सरकारों का रहेगा। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नियरली 14,500 स्कूल्स, तो पूरे देश भर में से 14,500 स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा।
However, schools will be selected only if the state government agrees to implement the national education policy. स्कूल्स सिर्फ उन्हीं राज्यों में से चूज़ किए जाएंगे जो राज्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए राजी हैं इन एंटायरिटी, यानी कि पूरी तरह से, विद द सेंटर लेइंग डाउन कमिटमेंट्स फॉर सपोर्टिंग दीज स्कूल्स फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड क्वालिटी पैरामीटर्स। तो उनका कहना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। उन पैरामीटर्स पे अगर आपके स्कूल्स खरे उतर रहे हैं, वो राज्य खरे उतर रहा है, तो ही उनके यहाँ पे पीएम श्री स्कीम को लाया जाएगा। टू बिकम पीएम श्री स्कूल्स अकॉर्डिंग टू अ प्रेस स्टेटमेंट जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने जारी की थी। These schools will also be monitored vigorously to assess their progress in implementing NEP। और बाद में इन स्कूल्स को बहुत अच्छी तरह से इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि क्या ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत काम कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तमिलनाडु कंटिन्यू टू अपोज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए तमिलनाडु जो है, क्योंकि वो 3 लैंग्वेज के लिए मना करता है, उसको दिक्कत है तमिलनाडु को, तो वो हमेशा से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध में आया है। Continue to oppose the NEP for imposing a centralized education system on the entire country when education is a state subject। तो तमिलनाडु का कहना यह है कि जब एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। एज वेल एज एनफोर्सिंग द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। और जो केंद्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को भी एनफोर्स करवाने की इसमें कोशिश की गई है, बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो भी तमिलनाडु के अगेंस्ट जा रहा है। आउट ऑफ विच 2 हैव टू बी नेटिव टू इंडिया। अदर ग्राउंड्स फॉर अपोजिशन इंक्लूड, जैसे कि मैंडेटरी स्कूल होना चाहिए कि अगर आपने 3 साल का बच्चा है तो 3 साल पे ही मैंडेटरी उसको एडमिशन दिलवाना है आपको सरकारी स्कूल में। विच कुड लीव आउट मैनी फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटी। तो उनका कहना यह है कि जो बहुत मार्जिनलाइज कम्युनिटी हैं, यानी कि हाशिए पे खड़े जो लोग हैं, उनके लिए दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उनके बच्चों की उम्र बढ़ चुकी है। अब अगर मान लेते हैं वे एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वे एडमिशन कैसे करवा पाएंगे। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल कोर्सेज फ्रॉम क्लास 6 एट द कॉस्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ऑप्शन टू एग्जिट स्कूल्स इन क्लास 10 विद द ऑप्शन टू री एंटर इन क्लास 11। यानी कि सब चीज़ों के साथ दिक्कतें हैं, तो ये लोग कहते हैं। पीएम श्री स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अच्छी बात है कि पीएम श्री स्कीम जो है ये एक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि स्कूल की क्या क्वालिटी है उसको अगर हम असेस करना चाहें उसका फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। विच विल बी डेवलप्ड फॉर मेजरिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो उनको डेवलप किया जाएगा इस चीज़ के लिए कि जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं किसी भी स्कूल के, क्या क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं उसको बनाया जाएगा और बाद में सभी स्कूलों को उस पर नापा जाएगा या मापा जाएगा कि क्या वो इतना काम कर पा रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। कैरिंग आउट क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ स्कूल्स सिलेक्टेड फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर। द क्वालिटी पैरामीटर्स दैट विल बी इवैल्यूएटेड वंस अ स्कूल इज सिलेक्टेड फॉर द स्कीम विल इंक्लूड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। पहली बात तो ये है कि मान लेते हैं जिन जिन स्कूल्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनमें क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो पहला तो यही हो सकता है कि क्या वो NEP 2020 को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। फिर स्टूडेंट की रजिस्ट्री फॉर ट्रैकिंग एनरोलमेंट, लर्निंग प्रोग्रेस क्या है, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम्स, मान लेते हम सिखा तो रहे हैं तो वहाँ से आउटकम कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, ऑफ ईच चाइल्ड टू अचीव लेवल्स अबव स्टेट एंड नेशनल एवरेज, लिंकेज ऑफ स्कूल्स विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। स्कूल्स का डायरेक्ट लिंक होना चाहिए किसके साथ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिससे कि वो अपनी नॉलेज इनको इम्पार्ट कर सकें। एंड लोकल एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम फॉर मेंटरिंग एज वेल एज क्रिएटिंग स्टूडेंट्स रूटेड इन द हेरिटेज ऑफ इंडिया, प्राउड ऑफ वैल्यूज़ ऑफ भारत, कॉन्शियस ऑफ ड्यूटीज़ टूवर्ड्स सोसाइटी। यानी कि अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि बच्चों के अंदर जो भारत की कला है, संस्कृति है, उसके बारे में पता चल सके, भारत का जो वैल्यूज़ हैं भारत की उसके ऊपर उनको प्राउड हो, हिस्ट्री के बारे में पता हो, उनकी क्या ड्यूटी है समाज के प्रति, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, तो वो बच्चों के बारे में पता हो, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है, बहुत ही शर्म की एक न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उस पर इंडिया की रैंकिंग 132 आई है, यानी कि 131 देश जो हैं भारत से आगे हैं पूरे विश्व में। भारत इतना पीछे है वो अलग बात है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है रैंकिंग में पीछे होने का। इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 190 कंट्रीज़ इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 आफ्टर रजिस्टरिंग अ डिक्लाइन इन इट्स स्कोर, क्योंकि हमारे स्कोर में डिक्लाइन आया है ओवर 2 consecutive ईयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 decades। लगातार 2 साल ऐसा हुआ है पिछले 30 सालों में कि भारत की जो HDI में जो रैंकिंग है या जो भारत का HDI में जो स्कोर है वो लगातार घटा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP वो लॉन्च करता है। इंडेक्स जो है ये पार्ट है किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का 2021-22 का, जिसको UNDP ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया था।
HDI मेजर्स एवरेज अचीवमेंट। तो HDI क्या मेज़र करता है? एक एवरेज अचीवमेंट मेजर करता है कंट्री की 3 चीज़ों पे। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली बात तो है एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कि आपकी लाइफ कैसी है वहाँ पे, एजुकेशन, पढ़ाई कैसी मिल रही है, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, यानी कि जीने का जो आपका लिविंग का जो तरीका है, स्टैंडर्ड है, वो कितना है। इन 3 चीज़ों के ऊपर HDI मेज़र करता है। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स हैं जिसको ये मेज़र करते हैं। क्या क्या हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जब किसी का जन्म होता है तो उसकी क्या जीवन प्रत्याशा मानी जाती है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए उसकी। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल बच्चा स्कूल गया है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना टाइम स्कूल एक्सपेक्ट किया जाना था, कितने साल जा सकता था, गया इतने साल है। और ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है पर कैपिटा। इन 3-4 चीज़ों पे ऊपर वो डिपेंड करता है। अ लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर टू द HDI's रीसेंट डिक्लाइन इज़ अ ग्लोबल ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर क्या है, कि जो भारत की रैंकिंग HDI में कम आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की प्रीमेच्योर डेथ हो गई, यानी कि बहुत जल्दी उम्र में वो चले वैसे। तो इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी में गिरावट आई है। तो पहले जो 2019 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.8 ईयर्स हुआ करती थी, अब वो घटकर 1.4 ईयर्स घटकर 71.4 ईयर्स हो गई है 2021 में। इंडियाज़ HDI स्कोर ऑफ 0.633 प्लेसेस इट इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। तो भारत का स्कोर जो है 0.633 रहा है, और इसके वजह से ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ गया है। इसकी वैल्यू 2018 में जो 0.645 थी उससे भी कम हो गई है। ग्लोबल ट्रेंड्स को अगर देखें तो इंडिया का जो केस है HDI में 0.645 से 0.633 पे आ जाना 2021 में कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फॉलिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। 70 साल से कम होकर 67 साल रह गई है। इंडिया एक्सपेक्टेड, वेट एक सेकेंड, अब ठीक हो गया, पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसमें। तो इंडिया एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग स्टैंड एट 11.9 ईयर्स। भारत का जो स्कूल है वो माना जाता है, कोई भी बच्चा जो है 11.9 साल के लिए स्कूल जाता है, और जो मीन ईयर्स हैं स्कूल जाने के वो 6.7 है, यानी कि जाना चाहिए 11.9 साल, यानी कि 12 साल लगभग लगभग बच्चा, लेकिन जाता है 6.7 ईयर्स। और जो GNI है, यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा, वो $6,590 है। नेक्स्ट आता है NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नागालैंड जो है एक्सटॉर्शन में, यानी कि डरा के धमका के रंगदारी में जो पैसा लेता है, और सेडिशन केसेस में, यानी कि राजद्रोह के मामलों में अव्वल नंबर पे है, सबसे ऊपर है। नागालैंड हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम, यानी सबसे ज़्यादा क्राइम है वहाँ पे, किसके तहत? एक्सटॉर्शन के तहत, ब्लैकमेलिंग के तहत। वाइल असम टॉप्ड इन रिपोर्टिंग सेडिशन केसेस सिंस 2014। और असम में सेडिशन के केसेस, राजद्रोह के केसेस सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया 2021 की जो रिपोर्ट आई थी NCRB की, उसने ये रिवील किया है। डेटा शो नागालैंड रजिस्टर्ड 159 एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेलिंग केसेस इन 2021। दिस ट्रांसलेटेड टू अ रेट ऑफ 7.6 पर 1 लाख पॉपुलेशन कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 0.8। पूरे राष्ट्र का जो एवरेज है वो 0.8 है, लेकिन असम का एवरेज जो है वो 7.6 है। दिस रेट वाज अमंग हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, विद अरुणाचल प्रदेश रिकॉर्डिंग द सेकेंड हाईएस्ट टू 5.3। अरुणाचल प्रदेश का सेकेंड नंबर पे है 5.3, असम का फर्स्ट नंबर पे है। ओवरऑल क्राइम जो है नागालैंड में वो 2018 के बाद घटा है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो कॉग्नाइजेबल क्राइम्स हैं रजिस्टर्ड अंडर द IPC और स्पेशल एंड लोकल लॉज इन द स्टेट फॉर 67.2 पर 1 लाख पीपल इन 2021, ये सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा कम है। ओनली द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव हैज़ अ लोअर रेट ऑफ 52.3। सच क्राइम्स हैड टच्ड अ हाई ऑफ 1775 इन 2018, लेकिन अब धीरे धीरे ये घटते घटते आ रहा है, और ये 4.7% और ज़्यादा कम हो गया है 2021 में। नागा टीम जो है, यानी कि नागालैंड से जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। नागालैंड कहता है हमेशा से कि उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, अलग झंडा होना चाहिए। भारत सरकार उसको मना करती आई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेडी हो गई है कि वो यज़ाबो जो है वो क्या है, वो नागालैंड का लोकल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उस नागा कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मर्ज करने की बात की जा रही है, कि उसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। और ये भी एग्री किया गया है कि सिविल और कल्चरल फ्लैग रहेगा नागा का। लेकिन ये भी बात कही गई है कि सरकारी बिल्डिंग्स पे और सरकारी कामों के लिए नागालैंड का झंडा काम नहीं करेगा, भारत का झंडा वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट जो है TB एलिमिनेशन स्कीम को लॉन्च करने जा रही हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वर्चुअली लॉन्च दी प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान ऑन September 9। तो उन्होंने September 9 को उसको लॉन्च कर दिया था। दिस इज़ एम्ड एट वर्किंग टूवर्ड्स TB एलिमिनेशन फ्रॉम द कंट्री बाई 2025। और 2025 तक हम मानते हैं, ये हमारी जो कोशिश है वो ये है कि 2025 तक हम TB को ख़त्म कर दें भारत में से।
नेक्स्ट GS3 से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि कैबिनेट ने, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये अप्रूव किया है कि रेलवे की जो ज़मीन जो खाली पड़ी थी उसको लीज पे दे दिया जाए, जिससे उससे कुछ पैसे कमाए जाएँ। तो यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये अप्रूव किया कि रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर रेलवे लैंड अलाउइंग लीजिंग ऑफ सच लैंड फॉर कार्गो यूज़ फॉर लॉन्गर पीरियड एट लोअर कॉस्ट, कि सस्ते दरों पे कार्गो के इस्तेमाल के लिए रेलवे की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। द मूव इज़ एक्सपेक्टेड टू एनेबल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर कार्गो टर्मिनल हेल्पिंग इम्प्रूव रेवेन्यू फॉर द रेलवे, यानी कि रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इससे, ये कहा जा रहा है। As per the new policy, the land can be now leased for cargo related activity for up to 35 साल। 35 साल के लिए उसको आप लैंड कर सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं। और 1.5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर एनम डाउन फ्रॉम 6%। पहले 6% हुआ करती थी मार्केट वैल्यू जो थी ज़मीन की हर साल के हिसाब से, अब 1.5% हो गई है। एडिशनली 300 कार्गो टर्मिनल वुड बी डेवलप्ड ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। 300 कार्गो टर्मिनल की बात कही जा रही है कि 300 कार्गो टर्मिनल को डेवलप किया जाएगा अगले 5 सालों में, और 1.2 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि करीब करीब 1,20,000 जो नौकरियां हैं वो बनेंगी। मूव इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू स्पीड अप प्लान्स फॉर डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट ऑफ 30.8% इन कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि CCIL की बात की जा रही है, क्योंकि CCIL को डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सरकार अपना स्टेक उसमें से छोड़ देगी और उस कंपनी को प्राइवेट बना देगी। द कंपनी शेयर्स ऑन वेंसडे क्लोज्ड हायर बाई 8.58% और 57 रुपीज़ at rupees 726.65 per share on the Bombay Stock Exchange. Policy also provides for use of railway land to set up solar plants at a nominal cost and encourages development of social infrastructure at an annual fee of ₹1 per square meter per annum. नेक्स्ट आता है, सेंटर ने ब्रोकन आइस का, यानी कि टूटे हुए चावल का जो एक्सपोर्ट है डोमेस्टिक डिमांड, यानी कि घरेलू डिमांड बढ़ने की वजह से, घर के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो डिमांड है उसके बढ़ने की वजह से उसका जो एक्सपोर्ट है उसको बैन कर दिया है। सेंटर हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस मोस्टली यूज्ड एज एनिमल फीड। अब इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एनिमल फीड के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इथेनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन व्यू ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड एंड द प्रोडक्शन सिनेरियो ऑफ द राइस। द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस रोज बाय 4,178%। जो ब्रोकन राइस का जो एक्सपोर्ट है वो 4,000% बढ़ गया था अप्रैल से अगस्त के बीच में, फ्रॉम द फिगर ड्यूरिंग द कोरस्पॉन्डिंग पीरियड इन 2019। यानी 2019 में जितना एक्सपोर्ट होता था उसके मुकाबले 4,000% ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा था इस टाइम पे। इंडिया कहाँ पे भेजता है ब्रोकन राइस? ज़्यादातर भेजता है चाइना में, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया में। उसने 21.31 लाख टन ब्रोकन राइस को पिछले 5 महीनों में एक्सपोर्ट कर दिया है। मूव वुड एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रोकन राइस फॉर द डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री, यानी कि जो भारत की घरेलू जो डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री है, यानी कि जो मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, उनको खिलाने के लिए भी ये चीज़ काम आती है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में बचा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम सारा बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आते हैं। सबसे पहले बात आ रही है भिटरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, या भिटरकनिका नेशनल पार्क की। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा उड़ीसा में। वो फेमस है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए, और थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे। और कहाँ पे मिलेगा? ये उड़ीसा में मिलेगा। सुचिंद्रम जो है वो जाना जाता है फेमस थानुमलाई स्वामी टेम्पल के लिए, विच गांधी जी हैड विजिटेड विद अ टीम ऑफ दलित भजन सिंगर्स। तो जो दलित भजन सिंगर्स थे उनके साथ उन्होंने उसको विजिट किया था। इवेंट को रिकॉर्ड किया था फ्रीडम फाइटर S. शिवन पिल्लई ने अपने मेमोयर में। और अजमेर में अगर आपसे पूछ जाए कि अजमेर में किसकी दरगाह है, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल आ रहा है, ये सबसे पहले कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया 9 सितंबर को एग्जिस्टेंस में आया था, यानी 74 साल पहले। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि पहले पूछा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम क्या है। तो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक जैसी कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ दी ताइयांगयोजोल या डे ऑफ द सन इन नॉर्थ कोरिया एंड व्हेन इट इज़ ऑब्जर्व्ड, यानी कि डे ऑफ द सन कब मनाया जाता है वहाँ पे, या वो क्या होता है? तो हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि अपना में एनुअल पब्लिक हॉलीडे है, यानी कि साल का एक पब्लिक हॉलीडे है जो सरकारी छुट्टी है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो किम इल संग थे उनका वहाँ पे जन्म हुआ था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो ये जो किम इल संग थे ये कौन थे? जो इस टाइम पे वहाँ के लीडर हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के, उनके ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके दादाजी थे। नेम द 2 बॉडीज़ ऑफ वाटर दैट फॉर्म द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री। तो पश्चिम में येलो सी है और पूर्व में सी ऑफ जापान है।
द कंट्री हैज़ हैड ओनली 3 लीडर्स सिंस इट्स फॉर्मेशन। इन 74 सालों में जब से ये कंट्री बना है नॉर्थ कोरिया का, सबसे सिर्फ इसके 3 ही नेता हुए हैं, 3 ही लीडर्स हुए हैं और एक ही फैमिली से हैं, ऑल विद द सेम फर्स्ट नेम किम। इफ़ द करंट लीडर इज़ किम जोंग उन, इस टाइम पे किम जोंग उन हैं, तो उनके ग्रैंडफादर और फादर कौन थे? तो ग्रैंडफादर थे किम इल संग और फादर थे किम जोंग इल। तो अब यह हैं किम जोंग उन। तो इस तरह से करके ये ग्रैंडफादर, फादर और बेटे हैं। तो इन 3 लोगों ने ही मिलकर 74 साल निकाल दिए, एक देश चला दिया। विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डज द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन स्ट्रेडल? यानी कि कोरिया का जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, DMZ है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, दूसरा साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटने वाली जो लाइन है वो कौन सी है? वो है 38th पैरेलल। नॉर्थ कोरियन फ्लैग इज मेड अप ऑफ द कलर्स रेड, वाइट एंड ब्लू। तो 3 कलर से मिलकर बना है नॉर्थ कोरिया का फ्लैग, रेड, वाइट और ब्लू से। ब्लू, व्हाट इज़ द ब्लू सेट टू सिम्बलाइज? ब्लू का पूछा जा रहा है कि ब्लू किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है। अगर रेड जो है वो कंट्री के कमिटमेंट से है टू कम्युनिज्म, तो ब्लू करता है कमिटमेंट टू पीस। हालांकि पीस जैसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं हो रही है आजकल। व्हाट इज़ डब्ड एज द कोनानुही हेंगविन, यानी कि मार्च ऑफ हार्डशिप इन द नॉर्थ कोरिया? यानी कि 1990 में एक फेमाइन आया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अकाल पड़ा था, तो उसको, जिसकी वजह से कई 100 लोग मर गए थे, तो वो कहा जाता है ये, यानी कि मार्च ऑफ हार्डशिप। और इन अ शॉकिंग इंसिडेंट किम जोंग नैम द एग्जाइल्ड हाफ ब्रदर, यानी कि जो ये हाफ ब्रदर हैं करंट लीडर के, यानी कि जो किम जोंग उनके जो हाफ ब्रदर थे, उनको, यानी कि सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर का मतलब वो सौतेले भाई थे, उनको एग्जाइल कर दिया गया था, यानी कि नॉर्थ कोरिया से भगा दिया गया था। और उनको एक नर्व एजेंट के द्वारा, यानी कि उनको हार्मफुल एक सब्सटेंस खिलाकर या सूंघाकर उनको मार दिया गया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो पूछा जा रहा है कि उनको कहाँ मारा गया था? उनके सौतेले भाई को मारा गया था कुआलालंपुर में। तो इसी के साथ ये सभी क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।